ये वतन हमारा है, हम है पासबां इसके। शहर कायद को मुख्तलिफ खूबसूरत झंडों से जो है वो सजा दिया गया है। कल हम सब लोग मिलकर पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह मनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को आज़ाद हुए 76 साल हो गए। अक्सर हम एक दूसरे से सवाल करते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है, लेकिन हम ये सवाल करना भूल जाते हैं कि आखिर हमने पाकिस्तान को क्या दिया है। बहसीयत पाकिस्तानी कुछ जिम्मेदारियां हम पर भी आयद होती हैं। पाकिस्तान को तरक्की देना हमारे ऊपर भी फर्ज है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम करके पाकिस्तान को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि शहर में किस तरीके से 14 अगस्त को मनाने की तैयारी की जा रही है, और उसके बाद हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन असूलों पर उन्होंने हमें एक अलग वतन बना कर दिया था। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। जब मैं गुरु मंदिर के इलाके में मौजूद हूँ और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आपको मेरे पीछे और मेरे राइट साइड पर जो है वो स्टॉल्स नज़र आ रहे होंगे, जहाँ पर मुख्तलिफ बैजेस और पाकिस्तान के झंडे जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे ही 14 अगस्त आती है हम देखते हैं कि बच्चों और बड़ों में दोबारा से वो जोश और जज्बा जो है वो पैदा हो जाता है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो बच्चे मौजूद हैं, आइए उनसे बात करें। ये हमारे स्टॉल है पूरा। अच्छा, स्टॉल में क्या क्या है बताओ। हर समय लाइट वाले भेजे, सादे भेजे, मैग्नेट भेजे। उधर देख के बोलो। अच्छा बताओ, क्या लोग आ रहे हैं लेने के लिए? बहुत लोग आ रहे हैं। क्या क्या लेते हैं? सामान लेते सारा, कैप्स वेप, झंडे वंडे। सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है? अभी तक तो झंडे बिके। अभी तक तो झंडे बिके हैं। तो बाजे वगैरह नहीं है तुम लोगों के पास? बाजे नहीं। क्यों? बाजे नहीं रख सकते ना, बैंड है। बैन हो गया है बाजे। जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती हैं, या बड़े लोग आ रहे हैं अपनी गाड़ियों वगैरह पर या घरों पर झंडा लगाने के लिए, तो क्या? हम देते झंडे उनको बड़े बड़े। अच्छा, रेट्स बता दो झंडों के। ये 2500 रुपये का है, 650 का भी है हमारे पास, 550 रुपये का भी है, माशाल्लाह से 200 रुपये का भी है। ये महंगे महंगे झंडे, 2500 का झंडा। महंगाई भी तो हो गई है। लोग कम कराते हैं आगे? जी, कम करने पड़ते हैं। कितने कम कर लेते हो? 100, 200, 250, 300 ऐसे। क्या खरीद रही हैं? यही इंडिपेंडेंस डे के ड्रेस। अच्छा, ड्रेस। आज भी ग्रीन पहना हुआ है? आज भी आपने ग्रीन पहना हुआ है। झंडा ले लिया आपने? झंडा ले लिया, छोटा सा बैज जो यहाँ पर लगता है, लेने आए हो? बोलो ना। नहीं, वो लेना है अभी। अभी क्या क्या लोगे? अभी कपड़े और बोलो ना थोड़ा। कपड़े और बैंड। कपड़े और बैंड बैंड भी लेने आए हो? अच्छा, अभी तक कुछ भी नहीं मिला? अच्छा, हर साल आप दिलाती हैं? जी। 14 अगस्त के हवाले से हम देखते हैं कि 14 अगस्त को बड़ी रौनक होती है, लेकिन हमने देखा है कि लोग कहते हैं इस दफा जो है वो कम जोशो खरोश नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगी? एज कम्पेयर टू बिफोर कम ही नज़र आ रहा है। शायद जो मुल्की हालात है, इस वजह से जो महंगाई चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, लोग थोड़े टेंशन में। अच्छा, आप बताइएगा सर, झंडे ले दिए हैं, जो झंडियाँ बच्चे घरों पर लगाते हैं, घर सजा लिया है आपने? घर में झंडियाँ लगाई हैं। अब जो बच्चे आजकल के जो है वो कुछ ज़्यादा ही मोबाइलों में लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से जो है ना झंडियाँ कम लगा रहे हैं और मोबाइल थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो मोबाइल कम करना पड़ेगा, फिर झंडियों पे ध्यान देंगे। फिर झंडियों पर ध्यान बिल्कुल देंगे। देंगे। अच्छा, 14 अगस्त के हवाले से बताइएगा कि आप लोग जब मनाते थे और अब बच्चे जब मनाते हैं, क्या फर्क देखते हैं आप? हम तो धागे बांधते थे और उसमें वो जो गम आता है वो लगा के, बड़ा अच्छा सिस्टम होता था एक, और बहुत एंजॉय करते थे इस चीज़ को हम। लेकिन अब तो वो बिल्कुल ही चेंज होते जा रहे हैं बच्चे फरमाइशें करते हैं अभी? मेंटेलिटी भी चेंज हो रही है बच्चों की। और हम आए नाज़माबाद से यहाँ पर ये सामान लेने, यहाँ 14 अगस्त के लिए। हम जश्न आज़ादी मनाने के लिए हम ख़रीदारी करने आए हैं अपनी बेटी के साथ। अच्छा, क्या क्या ले लिया आपने और क्या क्या लेना है? अभी आए थे। अच्छा, वैसे इरादा घर से क्या सोच कर आए हो, क्या क्या लेना है? बैच, झंडा। बैच और झंडा। अच्छा, झंडियाँ वगैरह लगाते हो घर पे या ख़त्म हो गया है वो कल्चर? अभी भी लगाते हैं? और बहन भाई भी हैं? जी। लगा लिए झंडे? नहीं, अभी खरीदना है। अभी खरीदने आए हैं। अच्छा, और क्या क्या है जो आप लोग ले रहे हैं? ये कुछ इस तरह के रिंग्स ले रही हैं, बैग लेंगी, कुछ बैग लेंगी और कुछ ज्वेलरी वगैरह इस तरह। अच्छा, 14 अगस्त के हवाले से बताइएगा सर। पहले हम देखते थे बड़े जोशो खरोश से मनाते थे,
सारे बहन भाई बैठ के झंडियाँ लगा रहे हैं घर पर। अब हमें ये कल्चर कम होता नजर आ रहा है, क्या समझते हैं, क्या वजह है? हाँ, शायद अब मोबाइल्स वगैरह आ गए हैं लोगों के पास। ज़्यादातर लोग जो है सोशल मीडिया पे जो है बिजी रहते हैं और शायद अब वहाँ पर ही ज़्यादा मनाते हैं लोग, स्टेटस लग जाते हैं। जी जी जी। आप बताओ आप क्या करते हो? मोबाइल फोन पर ही जश्न आज़ादी मुबारक कह देते हो या झंडियाँ वगैरह लगती हैं? झंडियाँ वगैरह लगती हैं और लगती हैं। सबको मुबारकबाद देनी होती है। बात ऐसी है कि इस वक्त जो है ना मुल्क के जो हालात है ना वो हमें उस पर कहते ही नहीं है कि अब इस दफ़ा आप 14 हम कोई आज़ाद थोड़ी हैं इस दफ़ा। हमें अगर आज़ादी चाहिए होती तो बहुत पहले जो हम 14 अगस्त मनाते थे उसको कहते थे कि हम आज़ाद हैं, लेकिन इस दफ़ा की 14 अगस्त ऐसी है कि वो आज़ादी नहीं है। हम लोग इस वक्त यहाँ पे ऐसा गुलाम बन के घूम रहे हैं। पर ये है कि बस अपने बच्चों के लिए और घर के बच्चों के लिए जो है ना 14 अगस्त के लिए वो कर रहे हैं वो। अच्छा, बच्चों में आप देखते हैं चेंज आया है? कोई बच्चे मतलब जैसे जिस ज़माने में हम लोग तैयारियां करते थे 14 अगस्त की, बैजेस मिली नफ में, झंडियाँ, उसमें कमी आई है? बहुत ज़्यादा। पहले तो मेरे घर के बच्चे बोलते थे कि यार अब भाई अब झंडे ले आए। झंडियाँ ले ली आपने? जी, घर से घर सजा लिए? जी जी, घर सजाया हुआ है। पूरा घर सजा लिया है और अब कपड़े रह गए? जी, कपड़े लेने में। अच्छा, वैसे 14 अगस्त को हुआ क्या था? 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अच्छा, स्कूल में फंक्शन वगैरह हो गए या होने? होने अभी होने। 14 आप अगस्त को है। आपने पार्टिसिपेट किया? जी, क्या किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया? मिली नगमा गाएंगे। कौन सा? ये दिल दिल पाकिस्तान। आता है? हमें भी सुना दो, प्रैक्टिस हो जाएगी। गाया है। प्रैक्टिस नहीं करनी, दोबारा नहीं गाना? गाना है। सुना दो फिर हमें भी। क्या सुनाए? दिल दिल पाकिस्तान हमें भी सुना दो। नहीं? अभी तो नहीं आता। नहीं, माशाल्लाह कहने की बात है कि महंगाई है, कोई महंगाई नहीं है। जिस तरह परचेजिंग है लोगों की और पीछे माल नहीं मिल रहा है, जो बात है वाकई ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बात है। लोगों में बड़ा वो जोश है और भरपूर जो है शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं? सब बैजेस वगैरह हैं, फ्लैग हैं और अपना चूड़ियाँ वगैरह, ज्वेलरी वगैरह ले रहे हैं ये सब। अच्छा, हम देखते हैं लोगों में आम ये तासुर पाया जाता है कि जोशो खरोश में जो है वो कमी आ गई है। आप क्या समझते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट होलसेल भी है वो भी, और बाकायदा जो स्टॉलों पे है माल पीछे से मिल नहीं रहा है और महंगा हो गया है, और जो मतलब हमें वैरायटी मिलती थी वो नहीं मिल पा रही है। तो ये है कि उससे अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि लोगों में कितना हुआ है कि परचेजिंग पावर बहुत है लोगों में। अच्छा, 14 अगस्त के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल की यूथ को? 14 अगस्त के हिसाब से ये है कि माशाल्लाह क्या महंगाई का ये है कि लोगों का ये सही नहीं है, महंगाई बहुत है लोगों के और चीज़ें बहुत वो हैं, मामलात हैं, इस वजह से। आपको लगता नहीं है कि हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है पाकिस्तान के हवाले से कि हम भी एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं? जी जी, हाँ, तो ये है कि आज़ाद, ये तो बात है, लोग आते हैं बातें करते हैं कि यार पाकिस्तान ने क्या दिया है, मगर यही बात हम ये बोलते हैं इंडिया लेके इंडिया जाओ। जिस तरह हम यहाँ पे और लोग आते हैं, मुकामी लोग नहीं हैं, उनकी कोई वो नहीं है, मगर यहाँ पे कोई पूछ-पाछ नहीं है, सबको त्यौहार मनाया जाता है, प्रोटोकॉल दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज़ादी, हमारा मुल्क जो है बहुत अच्छा है। आज़ाद मुल्क में हम रहते हैं और हम एक आज़ाद कौम है। मैं इस वक्त मज़ार कायद पर मौजूद हूँ, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान को आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं, आपको लगता है कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसको वो सारी कुर्बानियाँ याद हैं जो उस वक्त के दौर में लोगों ने दी थी? जी, वो लोग तो कहाँ, आजकल के बच्चे नहीं जानते ना ये चीज़ के आज़ादी है हमारे। वो झंडे लेके तो हर जगह पे फिरते हैं, लेकिन इनको आज़ादी का मकसद नहीं पता है कि आज़ादी के लिए हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानी दी थी, जो आज हम इस मकाम पे पहुँचे हुए हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा मुल्क में से शामिल होता है और यहाँ पे बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छे हुक्मरान भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, सब मिल के हैं सारा, जब भी हमारा पाकिस्तान चल रहा है। बहुत अच्छी बात है ये। तो 14 अगस्त के हवाले से बताइएगा कि किस तरीके से पहले 14 अगस्त मनाई जाती थी और आजकल किस तरीके से 14 अगस्त मनाई जाती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। करोड़ा शुक्र है उस खुदा का जिसने ये करम फरमाया और
ये मौका दिया कि मैंने अपनी शाइस्ता बेटी के साथ बात करनी शुरू की और अरबों खरबों दुरूद पाक शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जहाँ तक बेटा ये आपने बड़ा सा सवाल किया और इस वक्त ये इस सवाल की ज़रूरत है, और पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और आपके चैनल की तरफ से, मैंने अपनी तरफ से। जहाँ तक आज़ादी की बात है, सुभान अल्लाह, सही जगह पे और सही मौके पे और सही टाइम पे आपने सवाल किया। हुआ ये कि असल में जो नस्ल जिसने इसको बनाया था वो तकरीबन इस वक्त नापैद हो चुकी है। अब आपके सवाल के तहत तो ये है कि मैं नौजवान नस्ल के लिए कोई पैगाम वो देता है जिसकी कोई अपनी हैसियत हो, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी हैसियत है और हम एक बहुत बड़ी हस्ती और जिसकी एक बहुत बड़ी हैसियत है, उसके हम कदमों में बैठे हुए हैं। पहले तो अल्लाह ताला जनाब साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला उनकी वजह से इस मुल्क पे जो भी इसका सेब आया हुआ है उसको टाल दे और अपने कर्म से नवाज दे। और नौजवान नस्ल के लिए ये ज़रूरी है कि वो सबसे पहले वो ये कोशिश करें कि अपने जो भी उनके ख़ानदान में बुजुर्ग मौजूद हैं उनसे वो ये कहानी सुने ज़रूर कि उन्हें पका पकाई ताज़ा रोटी उनके सामने प्लेट आ गई, उनसे पूछें कि 20 लाख शोधा का खून शामिल है, तो तब ये हुए। और ये वाहिद दुनिया की हिजरत थी जिसमें इतने कतरोगार पे हम तो शहीद ही कहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जो हम लोग हैं यहाँ तक तो ये रहा कि हम ये कदर भी करते रहे और ताकीद भी करते रहे। अब कोशिश ये करनी चाहिए कि लोग नस्बुल आइन बनाते हैं, तो मेरा ख्याल है नौजवान नस्ल के लिए सबसे ज़रूरी है इस मौके के हिसाब से कि वो अपना जो है ना मॉडल वो जनाब साहब को बनाए कि जिन्होंने तंजीम, इत्तेहाद और इस तरह की बातों से। और मैं अभी भी अंदर देख रहा था तो मैं ये कह रहा था कि देखो ये वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने बगैर झूठ बोले हुए और बगैर मतलब किसी दंगा फसाद के इतना बड़ा मुल्क इसराइल और ये पाकिस्तान दोनों मज़हब के नाम से बने हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि कायदे आज़म ने बाकी सारे जितने भी लोग इसमें शामिल थे बड़ी मुश्किल से एक अलग आज़ाद मुल्क बनाया, लेकिन जब आजकल हम देखते हैं लोगों को बात करते हुए लोग कहते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं या हमें ऐसा कोई हमें हमारे मुल्क में सुकून नहीं है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? उनके लिए ये है कि वो कम से कम इंडिया की एक दिन खबरें सुन लेंगे तो उनका किबला दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि जनाब साहब ने उस वक्त भी कह दिया था। मैं कल परसों का एक कॉल पड़ा इत्तेफाक से, तो उन्होंने यही कहा था कि जो हमारे कांग्रेसी चले गए ना मुसलमान, उन्होंने अपने आप को गैर मशरूत तौर पे दूसरों के हवाले कर दिया और ये बहुत बड़ी गद्दारी है, ये एक दिन पछताएंगे। तो मेरा ख्याल है इस वक्त मेरा ख्याल जो नौजवान नस्ल है वो भी सारा देख रही है, अभी मिली सूरत के फलाना ये मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। तो वो अलहमदिल्ला आपके जो एज के लोग हैं उनको भी ये समझ आ रही है कि अगर इंडिया में होते तो क्या हाल होता। और वैसे भी मैं एक रूहानी बात बता दूं, अल्लाह ताला फरमाता है तो पहला शुक्र अदा कर, मैं तुझे और दूंगा। तो मैं तमाम बच्चों से ये कहूँगा कि आप दुआ मांगना बंद कर दें, हालांकि अल्लाह माफ़ करे ये नहीं, लेकिन ये शॉर्टकट है कि आप पहला शुक्र अदा करें जिस मकाम पे भी हैं। अगर हाथ पाँव सलामत तो उस पर शुक्र कर लें, छोटा रोज़गार उस पर शुक्र कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा आप बड़ा आदमी बन जाएंगे। और बड़े आदमी बनने के लिए मेरा ख्याल है जनाब साहब से ज़्यादा मॉडल हमारे पास। पहले तो बहुत ज़्यादा हर जगह फ्लैग्स और इस तरह की चीज़ें दिख रहे होते थे। हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं, स्पेशली कराची, तो हम जब से आए हैं हम लोगों ने बेरली लोगों के हाथ में फ्लैग्स और इस तरह की चीज़ें देखी। पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, इस दफ़ा काफ़ी डिक्लाइन फील हो रहा है। अच्छा, हम लोग ये देखते हैं कि जो नौजवान नस्ल है अब उनका ये होता है कि भाई हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं, या इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स हम लोग देख रहे होते हैं। इस पर क्या कहोगे? नहीं, लगता नहीं है? तो एक नेमत है, हम आज़ाद मुल्क हैं और हम आज़ाद हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, बिकॉज जिनके पास नहीं है ये ब्लेसिंग उन्हीं को ही बेहतर पता है कि आज़ादी की क्या कदर होती है, क्या वैल्यू होती है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का पता है कौन थे? नहीं। 14 अगस्त की तारीख़ है, एक बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। हमें 76 ईयर्स होने को हैं और हम जितने भी यूथ के अंदर ट्रेंड देख रहे हैं वो ये है कि मुल्क के साथ जो है आवाम वो चाहती है कि बाहर सेटल हो जाए, बाहर चले जाएं लोग, मुल्क को ओन नहीं कर रहे। तो ये दिन हमारे लिए एक डे ऑफ रिफ्लेक्शन भी है कि हम देखें कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, यूथ की प्रायोरिटीज़ क्या हैं और हमारी गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है। अच्छा, आपने अप्लाई किया बाहर के लिए? नहीं किया। आपका क्या इरादा है? पाकिस्तान सेटल होने का इरादा है? जी, पाकिस्तान में ही है, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे। अच्छा, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान की हिस्ट्री मालूम ही नहीं है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री ना मालूम होने में जो है ना हमारे करिकुलम की भी गलती है कि इस तरीके से समझाया नहीं जाता बच्चों को कि ये जो लोग यहाँ पे हैं
लियाकत अली ख़ान साहब कौन है, फ़ातिमा जिन्ना की क्या हिस्ट्री है, उनका क्या रोल था पाकिस्तान बनने के अंदर। तो ये आई थिंक करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर भी एक चीज़ लैक कर रही है। और दूसरा ये कि हमारे जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है उसको फोकस करना चाहिए कि फ़ातिमा अली जिन्ना की ऑटोबायोग्राफी बनाए, मूवीज़ बनाए, TV शोज़ बनाएं, कि घरेलू मसाइल से बाहर निकल के मुल्क की जो रिच हिस्ट्री है उसके ऊपर वो कंटेंट बनाएं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, आप कैसे मनाते हैं 14 अगस्त? 14 अगस्त मैं वैसे जब भी मनाता हूँ झंडे वगैरह हम करते हैं, ग्रीन कलर पहनते हैं। उसके अलावा ख़ुद से ऐद करते हैं कि इंशाल्लाह मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मैं घोटकी ज़िले उबाड़ू से आया हूँ। ओह अच्छा, घोटकी से। स्पेशल मज़ार पे आया हूँ, बाबा क़ायद-ए-आज़म के मज़ार पे। अल्हम्दुलिल्लाह अहमियत यही है तो मुल्क को अच्छा कोई हुकूमत आए, अच्छा को सुधारे। बाकी हमारे क़ायद-ए-आज़म ने जो हमें मुल्क दिया था वो मुल्क हमें मिला नहीं है। वो नहीं है, महंगाई इतनी है जो हमें पता है, हम किराया कितना भर के यहाँ आए सिर्फ मज़ार पे देखने के लिए। भाई क्या सूरत हाल है कराची के लिए। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे जो नौजवान नस्ल है या बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है क़ायद-ए-आज़म की हिस्ट्री के बारे में या पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ था। मैडम कुर्बानियों के साथ हुआ है, हम हर कौम ने कुर्बानी दी है, बलोचों ने दिया है, सिंधियों ने दिया है, उर्दू स्पीक ने दिया है, टोटल उन्होंने हमें कुर्बानी दिया है कि हम आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद ये होता है जो इन लोग को चाहिए, जो भी हुक्मरान आए ख्याल करे, मुल्क को संवारे, मुल्क के लिए अहमियत होनी चाहिए। 14 अगस्त कैसे मनाते हैं? हम तो माशाल्लाह मनाते आज़ादी के तौर में मनाते हैं। हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तो मनाते। अगर मुल्क आज़ाद नहीं होता हम कैसे मनाते हैं? मनाने कौन देता? ये झंडा हमें उठाने कौन देता? कोई हमें झंडा उठाने नहीं देता सर। हम लोग गुलाम होते हैं, अंग्रेज़ों के गुलाम होते हैं, इंडिया के गुलाम होते हैं। हम आज़ाद हैं तो हमें आज़ादी चाहिए। हम पाक फ़ौज के साथ हैं। 14 अगस्त से फर्स्ट टाइम हम आए हैं मज़ार क़ायद पे और कराची में, स्पेशली यही देखने के लिए कि 14 अगस्त यहाँ कैसे मनाई जाती है, पूरे पाकिस्तान में कैसे मनाई जाती है। वो तो आपको पता ही है कि हम लोग अपने बच्चों को अवेयरनेस देते हैं कि हम लोग एक आज़ाद मुल्क है, हिस्ट्री उनको बताते हैं पूरी कि हम लोग कैसे आज़ाद हुए और अब एक आज़ाद मुल्क में हम सांस ले रहे हैं। अच्छा, हम देखते हैं बच्चों में बड़ी नाशुक्री आ गई है, बड़ी मतलब एक होता है ना कि हम आज़ाद नहीं हैं या पाकिस्तान में ये सहूलत नहीं है, वो सहूलत नहीं है। इस तरह के जो दिन होते हैं वो हम रिकॉल करते हैं उन सारी चीज़ों को जो 14 अगस्त हमें मुल्क मिला था। क्या कहती है असल में उन्हें वो जद्दोजहद अभी पता नहीं है, सही तरह अवेयरनेस नहीं दी गई ना उनको, सिलेबस में भी हमारे वो चीज़ें नहीं रही। तो वो अभी उन्हें अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से हमने ये मुल्क हासिल किया है। वो इसलिए उन्हें बना बनाया मिला है बच्चों को, और वो अब कहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। खुद हमें बनाना है, जो कमियां रह गई उन्हें खुद हमें पूरा करना है। ये हमें बच्चों को लेसन देना है इस चीज़ का। क़ायद-ए-आज़म ने जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था 2 कौमी नज़रिया पेश किया था, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत असूलों पर वो कायम रहे। आपको लगता है कि अब पाकिस्तान में वो सब कुछ हो रहा है? नहीं, जो क़ायद-ए-आज़म का ख्वाब था वो तो नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए, हर तबके को, हर इदारे को और हर इंसान को इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, ताकि हम उस ख्वाब को और उस गोल को अचीव कर सकें। अभी तक तो वो पूरा नहीं हो सका माजरत के साथ। अच्छा, हम ये देखते हैं कि लोग तनकीद करते रहते हैं, हम हुक्मरानों पर तनकीद करते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं है बहसीयत कौम हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं अपने मुल्क पर जिनको पूरा करना है हमें? जी डेफिनेटली हैं, और मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, कलेक्टिव भी हैं, और उन सबको हमें पूरा करना चाहिए। पहले देखा था क़ायद-ए-आज़म का मज़ार? नहीं, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा है काफ़ी। क़ायद-ए-आज़म के बारे में कुछ पता है? थोड़ा बहुत पता है। बताओ जो भी पता है। क़ायद-ए-आज़म पाकिस्तान के फाउंडर थे और इनका मज़ार कराची में है और भी इस टाइप। अच्छा, 14 अगस्त कैसे मनाते हो आप? 14 अगस्त घर में फ्लैग्स लगाते हैं। झंडियाँ लगाते हो? जी, कभी कभी लगा लेते हैं। कभी कभी लगा लेते हैं जी। अच्छा, जब 14 अगस्त ख़त्म हो जाती है तो जी। झंडियों का क्या करते हो? जब तक लगाई रहते हैं, फिर बाद में जब उतर जाते हैं। फिर उतर जाती है। जी। अच्छा, आप स्कूल जाते हो या दोस्तों के साथ बैठते हो, क्या पता चलता है कि हमने जो पाकिस्तान हासिल किया था, हमारे बुजुर्गों ने किस तरीके से हासिल किया था, क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी? कुछ पता है? बहुत सी कुर्बानी दी थी मैंने।
इस वक्त मैं कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम के बाहर मौजूद हूँ, जो कि मौजूद है मज़ार-ए-कायद पर। और हम लोग देखते हैं जब भी कराची में हम लोग विज़िट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कीमती अशिया हैं जो कायद-ए-आज़म के इस्तेमाल में थी, बाकी लोगों के इस्तेमाल में थी, जो कि इस म्यूज़ियम के अंदर मौजूद है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं, पहले तो चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद उसकी तारीख़ जानने की भी कोशिश करते हैं। म्यूज़ियम में क्या क्या देखा है? म्यूज़ियम में बहुत कुछ देख रहे हैं। यहाँ पे पुरानी चीज़ें मौजूद है जो कि पुराने ज़माने में कायद-ए-आज़म ने इस्तेमाल किए थे यहाँ पे, वो भी बहुत कुछ देखा यहाँ पे और बहुत मज़ा आ रहा है। मैं ख़ुद लकी मरवत से हूँ, KPK लकी मरवत से, तो यहाँ पे टूर करने के लिए आया था। वैसे तो आज मज़ार-ए-कायद बंद था, उधर तो नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर जब म्यूज़ियम में आए तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा जगह है। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह या चीज़ है जो आपने देखी है जो पहले आपको मालूम नहीं थी? यहाँ पे तो ऐसी बहुत चीज़ें थी, अब मैं आपको क्या क्या बताऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने बहुत ऐसी चीज़ें देखी जो कि शायद पहले हमने कभी नहीं देखी थी। वैसे तो अर्तुगरुल गाज़ी और ये कुर्रतुल उस्मान के ड्रामे देखते हैं जिसमें बहुत पुराने 13वीं सदी के और 12वीं सदी की चीज़ें जो दिखाए जाते हैं, लेकिन जो अभी हमने चीज़ें देखी ये भी बहुत अच्छे थे। इतने पुराने तो नहीं है, लेकिन इस दौर के जो ज़माने के थे हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें देखी हैं। गाड़ियाँ देखी, पुराने जो पड़े थे वो पुराने दौर की तलवारें देखी, सामान देखा, माशाल्लाह बहुत एंजॉय। म्यूज़ियम में जो चीज़ें मौजूद हैं उससे आपको क्या मालूम होता है कायद-ए-आज़म के बारे में? पुराने दौर की चीज़ें देख रहे हैं, पहले नहीं देखी, जो अभी गाड़ियाँ देख रहे हैं। पहले ये तो बार नहीं थी, 1947 दौर की, ये देख के बहुत खुशी हुई है। उनको देख के तो एक जज्बा उभरता है और एक जीने की राह भी मिलती है। दूसरी बात, हमें पता चलता है कि हमारा पाकिस्तान कितनी मुश्किलों से मिला है हमें, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए और ये हमारे आइडियल इनको बनाना चाहिए। ये हमें मिलती है इनकी शख्सियत। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि लोग पाकिस्तान की कदर नहीं करते, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम थोड़ी तालीम से दूरी है हमारे पास तालीम नहीं है। अगर हमें शऊर दिया जाए तो हमें पता चले कि हमारा पाकिस्तान कैसा है। हम समझते हैं कि ये अल्लाह की एक रहमत है कि इस पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने हमें वो चीज़ें दी हैं, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में नहीं है। मोहतरम जनाब की जो है ना बहुत सारी चीज़ें देखी, उनके ख्यालात देखे और बहुत सारी उनकी जो यूज़ हुई हुई चीज़ें थी वो देखी। कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे आप सबसे ज़्यादा देखकर इम्प्रेस हुए? उनकी जो हिस्ट्री रही है वो ज़्यादातर देख कर जो है इम्प्रेस हुआ, जो इन्होंने अपने कदम उठाया है, जो हमारे पाकिस्तान के लिए इन्होंने किए। कहाँ घूम रहे हो आप? कायद-ए-आज़म मज़ार। कायद-ए-आज़म के मज़ार, क्या देखा है आपने यहाँ पर? कायद-ए-आज़म की कबर, कायद-ए-आज़म की फ़ोटो और बहुत चीज़ें। 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। कायद-ए-आज़म एक नफीस इंसान थे, उनका एक अपना एक स्टेटस था। यह चीज़ें उस दौर में भी जो हम देख रहे हैं, जो फर्नीचर जो है या उनकी डाइनिंग की चीज़ें, अपना एक उन्होंने अच्छा स्टेटस रखा हुआ था उस दौर में भी। अच्छा, हम देखते हैं कि लोगों को, बच्चों को आजकल हिस्ट्री नहीं पता 14 अगस्त के हवाले से जो कुर्बानियाँ दी गई, क्या समझते हैं कि क्यों नहीं है हिस्ट्री उनके पास पहुँची? दरअसल मुतालिया पाकिस्तान इतनी इसलिए पढ़ाई जाती, हम भी जब पढ़ते थे शौक़ से नहीं पढ़ते थे, बात तो स्कूल में ये चीज़ें हम नहीं पढ़ा रहे थे। अच्छा, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। हाँ जी। और आज जो है इसको 76 साल हो गए। 76, बिल्कुल। मुझे बताइएगा कि हम देखते हैं कि वो जो कुर्बानियाँ उस वक्त की गई थी वो आज लोगों को भूल गए हैं। हाँ। उसको रिवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना है, बस कुर्बानी देनी चाहिए ना। आजकल के लोग हम देखते हैं असल बात यह है कि हमारे जो सब वज़रा जो है ना करप्ट है, करप्ट। अगर ये करप्शन दरमियान में से निकल गया ना तो फिर वही पाकिस्तान है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, वज़रा को हटाकर अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में है ना करप्शन, पाकिस्तान में ये निकल गया तो पाकिस्तान ठीक ठाक है ना। मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। पाकिस्तान, अच्छा, जो कायद का पाकिस्तान है, जो कायद ने हमें इतनी कुर्बानियों के बाद हमें मिला है, आपको लगता है कि हमें भी बहैसियत कौम हमारे भी कुछ फ़र्ज़ हैं जो हमें अदा करने हैं, वो हम कर रहे हैं? क्यों, बस हम तो अदा कर रहे हैं। क्या अदा किया आपने, बताएं? मतलब कुछ ऐसी है नारवा ने देखा कि मतलब आप कहते हैं कि नहीं किया, हम तो कर रहे हैं। हमारा तो कोई बस की बात ही नहीं है ना। हमारे पास ऊपर जो बैठे हैं बड़े बड़े, हाँ, तबाह उसने किया पाकिस्तान। अच्छा ठीक है, आप बताइएगा सर, 14 अगस्त के हवाले से क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे नौजवान नस्ल को? 14 अगस्त तो हमारा कौमी दिन है। नौजवान को, सब लोगों को चाहिए कि हम सब पाकिस्तान की अपनी दिल से प्यार करें पाकिस्तान के साथ, लेकिन हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो भी हम लोगों को कुछ सपोर्ट करे, कुछ ऐसे काम करे कि हम नौजवान
नस्ल जो है ना वो भी खुश हो जाए। अच्छा, पहले आप लोग अगर आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं जी। तो उस वक्त जश्न आज़ादी बड़े जोशो खरोश के साथ मनाई जाती थी। आपको क्या लगता है उस जश्न में और आज के जश्न में क्या फ़र्क है? नहीं, अभी भी बहुत जोश और खरोश से मनाई थी, लेकिन हम लोग जो है ना हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, लेकिन जो हुकूमत है वो हमें कुछ भी नहीं देते, कुछ रिलीफ भी नहीं देते। चैम्बर बना हुआ है जहाँ पर मुख्तलिफ पिक्चर्स लगी हुई हैं कायद आज़म की। इन पिक्चर्स को देखकर बताइएगा कब के वक्त की ये पिक्चर्स ली हुई हैं? देखें, ये जो कायद आज़म की जो ये तस्वीरें हैं, ये आखिरी आरामगाह की तरफ कायद आज़म को ले जाया जा रहा है, और इससे ये अंदाज़ा होता है कि कायद जब आखिरी आरामगाह की तरफ लेकर जा रहे हैं तो कितने लोग हैं कायद के साथ। पूरी कराची तकरीबन इस टाइम जो है ना कायद के साथ थी, और ये आखिरी आरामगाह ये आप देख रहे हैं डोली के हिसाब से जो है ना जी डोली में लेके इसको कायद को लेके जा रहे हैं आरामगाह की तरफ, आखिरी आरामगाह। अच्छा, इसके अलावा इस पिक्चर के बारे में बताइएगा। ये वाली जो पिक्चर है, ये देखें, ये जो पिक्चर है ये कायद ये पहली काबीना है, और ये 7 आदमी पर मुख्तसर है। आज की काबीना भी आप देख लेंगे पता नहीं 200-250 कितने आदमियों पर है। जो कायद की काबीना थी सिर्फ 7 आदमी पर मुश्तमिल थी। 7 लोग थे पूरी काबीना में। हाँ, पूरे देखें ये पूरी काबीना पर। आखिरी जो कायद ने जो सरकारी तकरीब की है वो स्टेट बैंक की है। ये आखिरी स्टेट बैंक की जो तकरीब है, इसके बाद कायद ने कोई सरकारी तकरीब नहीं की। ये वाली पिक्चर जो ये जो तस्वीर है इस पे कायद जो है ये आखिरी तकरीब सरकारी कर रहे हैं, इसके बाद ये नहीं की इन्होंने। ठीक है जी। अच्छा, ये यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, इनके बारे में बताइएगा। ये सपासनामे हैं। अच्छा। कायद को मुख्तलिफ ताइफ दिए गए, गिफ्ट दिए गए, और वो जो है गिफ्ट को जो ना कही हम मुख्तलिफ हमने इसमें पूरी इसमें लगा दी गई है। इसके अंदर मुख्तसर चीज़ें हैं, ये कायद को ताइफ दिए गए थे। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से जो ताइफ दिए जाते हैं, जिस तरीके से ये है गुलदस्ता है, ये मुख्तलिफ लोगों ने कायद को जो पेश किए थे। इस फर्नीचर के बारे में बताइएगा, जो पूरा फर्नीचर यहाँ पर मौजूद है। देखिए, सारा सामान जो है ना ये शेरी बाई जो थी कायद की जो बहन थी, फातिमा जिन्ना की बहन, उन्होंने ये ला के दिया था। अब ये उनके घर से सारा सामान हमें मिला है, और ये ओरिजिनल हालत में है, जेन्युइन हालत में ये है, यानी कि इसमें कोई कमो पेशी अभी हमने कोई और नहीं की है। जिस तरीके से है इसी तरीके से ये रखा हुआ है। अच्छा, ये कायद आज़म का सामान है सारा, और ये जो पिक्चर्स हैं ये किनकी हैं? ये कायद की बीवी की है, रतन बाई, जो उनकी कायद की जो वाइफ थी, उनकी आखिरी तस्वीर है ये। ठीक है जी, यहाँ पर कायद आज़म का वो तमाम फर्नीचर मौजूद है, और ये अपनी असली हालत में अभी तक मौजूद है। अच्छा, अब जो पूरा सेक्शन है वहाँ पर हमें डिफरेंट डाइनिंग टेबल नज़र आ रहा है, और उसके साथ साथ चीनी के मुख्तलिफ बर्तन नज़र आ रहे हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके बारे में बताइएगा। देखिए, ये जो है ना कायद जब भी किसी तकरीब में जाते थे तो अपने साथ सेट लेके जाते थे, छुरी, कांटा और ये जो चम्मच है, ये इसके अंदर अपना कायद अपना सामान लेके जाते थे। अच्छा, अपना घर से लेकर जाते थे? अपना साथ लेकर जाते। ऐसा क्यों? बस वो कायद की अपनी एक वो थी, नफासत थी कि किसी का इस्तेमाल नहीं करते थे, अपना ही यानी कि सामान। और ये सारा सामान जो है ये कायद का जेन्युइन कराकरी जितनी भी है, कायद अपने इस्तेमाल में इसको रखा करते थे। अच्छा, कितना मुश्किल होता है उस वक्त के सामान को अब तक संभाल कर रखना? देखें, हमें तकरीबन मुझे यहाँ पे 33 साल हो गए, 34 साल। 1990 में मैं भर्ती हुआ था, और तकरीबन हमारे पास जो स्टाफ है, हम गाह बगा इसकी सफाई करते हैं, और गाह बगा इसकी जो है ना देखभाल के लिए हर वक्त हम यहाँ पे जो है ना मौजूद रहते हैं। तकरीबन 8 घंटे तक हम उसकी सफाई में, उसमें आगे पीछे इसकी जो है देखभाल करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें मुख्तलिफ पिक्चर्स भी नज़र आ रही हैं, उन पिक्चर्स के बारे में जानते हैं। अच्छा, इन पिक्चर्स के बारे में बताइएगा। देखिए, ये जो सामने है ये कायद की जो है ना रतन बाई जो चश्मे वाली है, ये कायद की बहन थी। अच्छा, बहन थी। तो ये सारा जो सामान है ये रतन शेरी बाई ने इकट्ठा करके आसार कदीमा वालों को दिया था, फिर उन्होंने मदार कायद की इंतज़ामिया के हैंड ओवर किया। तो ये सारा सामान इन्होंने जो है शेरी बाई ने इन्होंने सामान हमारे हवाले किया। ठीक है जी, यहाँ पर आपको जितना भी सामान क्रॉकरी का नज़र आ रहा है वो सारा सामान वो है जो कि कायद आज़म यूज़ किया करते थे, और इसके बाद आपको वो चम्मच और वो सामान भी नज़र आ रहा है जो कि अगर वो कहीं तकरीब में जाते थे तो वो अपना क्रॉकरी का सामान, स्पेशली चम्मच और कांटे, अपने घर से लेकर जाते थे, और ये उनकी एक आदत थी। मज़ीद
हमें यहाँ पर सोफ़े नज़र आ रहे हैं, कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं जो कि उनकी बहनों की हैं, उनकी हमशीराएँ हैं, उनकी वाइफ हैं, उनकी पिक्चर्स हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, ये इसके बारे में बताइएगा। ये देखें जेनियन सोफे हैं जिसमें कायद बैठे हुए भी हैं, नज़र भी आ रहे हैं आपको बैठे हुए कायद, और ये जेनियन सोफे हैं उसी हालत में हैं। हमने इसके अंदर कोई रद्द-बदल नहीं किया, और इसकी हम मेंटेनेंस के लिए इसकी देखभाल हम 24 घंटे के लिए रहते हैं इसके। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कोई सामान जो है उसको ज़रूरत पड़ जाए कि उसको तब्दील किया जा सके या नहीं, तो वो इसमें कोई चीज़ भी तब्दीली नहीं है, वही सामान वही उसी की पूरी हिस्ट्री हमारे पास इसकी मौजूद है। अगर हम इसमें सामान बदली करेंगे तो वो तो फिर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है जी, तमाम तर सामान जो है वो जिस हालत में मौजूद है उसको उसी हालत में रखा गया है। एक और कंप्लीट सेक्शन है जहाँ पर हमें जो है वो कायद का लिबास नज़र आता है, क्योंकि वो हमेशा से आपको मुख्तलिफ ड्रेसिंग्स में नज़र आते रहे हैं। वो सारा सामान यहाँ पर मौजूद है, उसके बारे में भी इनसे जानते हैं। बताइएगा। ये सारे कॉलर्स हैं। कॉलर्स हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे टेलर होंगे, उस टाइम पे दर्जी होंगे, टेलर होंगे, लेकिन कायद इनको बाहर से सिलवाया करते थे। और कायद की ये खसूसियत थी कि कायद जो है पूरे लिबास को नहीं बार बार बदली करते थे, सिर्फ इसको जो कॉलर को बदली करते थे और उसी के ड्रेस में चले जाते थे। इनके इतने नफीस सारा ड्रेस जितना भी कायद का है वो बाहर का सिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो इतने किफ़ायतदारी इस्तेमाल करते थे कि ये नहीं है कि हर प्रोग्राम में नया ड्रेस पहन कर जाएँ, उन्हीं का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, ये जो कॉलर्स नज़र आ रहे हैं ये वो कॉलर्स हैं जो सिर्फ अगर उनको कहीं और जाना होता था तो सिर्फ अपना कॉलर चेंज करते थे, किफ़ायतदारी का इस्तेमाल करते थे। किफ़ायतदारी के साथ जी। कायद-ए-आज़म के जो कपड़े पहनने का तरीक़ाकार था वो उस वक्त भी मशहूर था, अब भी मशहूर है। क्या क्या चीज़ें जो यहाँ पर मौजूद हैं, इस ड्रेस के बारे में बताइए। सेट जो है कायद का जो है इसके अंदर मुख्तलिफ शेरवानियाँ हैं, मुख्तलिफ उनके जो है ना मबूसात हैं, ये सारे इसके अंदर जो है मौजूद हैं। और कायद ने तकरीबन ये सारा सामान भी हमारे पास मौजूद नहीं है, 80% ये बोर्ड लगाया हुआ है। और भी म्यूज़ियमों में कायद का सामान है, यानी इतने कायद का जेन्युइन सामान और भी म्यूज़ियमों के अंदर मौजूद है। अच्छा, ये जो आप लोगों के पास सामान है कितने % है? तकरीबन 30% इसमें लिखा हुआ है इस बोर्ड के ऊपर। अच्छा, 30% सामान जो है वो कायद-ए-आज़म का इस म्यूज़ियम के अंदर मौजूद है, और इसके अलावा जो उनका बाकी सामान है वो दूसरे म्यूज़ियम्स के अंदर भी मौजूद है। इसके अलावा कायद-ए-आज़म की फेमस जो है वो ये जो तस्वीर है, जब कायद बाहर गए थे पढ़ने के लिए तो इन्होंने अपने वालिद साहब को गिफ्ट किया था, जिसके ऊपर कायद की तस्वीर के ऊपर वो लिखा हुआ है, अपने सिग्नेचर हुए हुए कायद। अच्छा, ये पिक्चर उन्होंने गिफ्ट की थी अपने वालिद साहब को? वालिद साहब। ठीक है जी। इसके अलावा गाड़ियों के बारे में बताइएगा और इनके बारे में बताइएगा। ये कायद की जो है, ये जो गाड़ी है वाइट वाली ज़ाती गाड़ी है कायद की, और ये ब्लैक जो है ये कायद की पहली गाड़ी थी गवर्नमेंट की, जो जिसके ऊपर कायद इसमें सफ़र मतलब करते थे। ये जब पहली गाड़ी जो है सरकारी तौर पर ये कहलाती है। अच्छा, सरकारी तौर पर ये गाड़ी इनके पास मौजूद थी। अच्छा, इसका नाम वगैरह पता है, कौन सा मॉडल है? लिखा हुआ है सरकारी गाड़ी, कैडिलक इसका नाम है, 1947 इसका जो है ना ये मॉडल है, 1947। और इस गाड़ी के अंदर ये भी खसूसियत है कि इसके अंदर एक शीशा है, वो अगर बंद कर देते थे तो ड्राइवर और आगे जो गनमैन था वो कायद की बातों को नहीं सुन सकते थे। अच्छा। इस गाड़ी के अंदर ये खसूसियत है, वो भी है इस गाड़ी, वो खसूसियत अभी भी मौजूद है इसके अंदर? अच्छा, ये जो गाड़ियाँ हैं ये अभी भी इस्तेमाल के काबिल हैं या नहीं? बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल हैं, और जब इनको लेकर आए थे तो उस टाइम पे भी इनको स्टार्ट कर लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद फिर इनको शोकेसों में रख दिया गया, तो उसके बाद स्टार्ट नहीं करते हैं। अच्छा, कायद-ए-आज़म के पास जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी इस म्यूज़ियम में 30% सामान है, तो बाकी म्यूज़ियम में भी उनकी गाड़ियाँ मौजूद हैं या उनके पास सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ? गाड़ियाँ 2 ही हैं कायद के पास। एक गाड़ी जो है बताते हैं कि भावलपुर नवाब ने दी थी, वो हमारे पास नहीं है, वो लाहौर में कहीं म्यूज़ियम में है किसी के पास। ठीक है जी, उनके पास 2 गाड़ियाँ थी और एक उनको गिफ्ट मिली थी जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। वाइट वाली उनकी ज़ाती गाड़ी है, और जो ब्लैक वाली सरकार की जानिब से जो है वो उनको मिली थी। यहाँ पर हमें उस ज़माने के मुख्तलिफ नोट्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि म्यूज़ियम में रखे गए हैं, उनकी तारीख पर भी नज़र डालते हैं। ये जो कुरान पाक है ये मिस्र का जो बानी था, मिस्र का जो तहरीक मुस्लिम तहरीक था, हसन बन्ना, मुफ्ती हसन बन्ना, उन्होंने कुरान पाक कायद को जो है ना ये गिफ्ट किया था। ये वाला कुरान पाक उनको गिफ्ट मिला था। ये मिस्र के जो हसन मन्ना थे उन्होंने इसको गिफ्ट किया था। और ये जो बाकी सारे बाकी उसके मतलब है कि पढ़ने गए थे, एक इंग्लिश में है, मुख्तलिफ उसमें लिखे हुए हैं मुख्तलिफ ज़बानों में, लेकिन ये जो बड़ा कुरान पाक है इसकी खसूसियत ये है कि ये स्पेशल कायद को उन्होंने गिफ्ट भेजा था, गिफ्ट किया था जी। अच्छा, ये जो नोट हैं हमारे पास,
ये प्रेस नहीं था हमारे पास, तो ये नोट बरतानिया का ही था, लेकिन इसके ऊपर स्टैंप लगाई गई और स्टैंप के बाद ये हमारा पहला पाकिस्तान का करेंसी ये कहलाती है। कौन सी वाली? ये वाली सब, ये 1 रुपया है, 10 रुपये, 50 रुपये है, 100 रुपये है, 10 ये 100 रुपये का नोट है। ये वाला जो बड़ा नोट है ये 100 रुपये का नोट है। और ये वाला? ये इसमें लिखा हुआ है 50 रुपये का। ये 50 रुपये का नोट है। तो 10 रुपये का, फिर 5 रुपये, फिर 1 रुपया। ये पहली करेंसी हमारी जो पाकिस्तान की सबसे पहला नोट जो इजाद हुआ था वो ये हुआ। ये पाकिस्तान की पहली करेंसी है जो कि यहाँ पर रखी गई है। इस म्यूज़ियम में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, जिनसे आपको ना सिर्फ कायद-ए-आज़म की शख्सियत के बारे में पता चलता है बल्कि उस हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है जिससे हम लोग जो हैं वो नावाकिफ़ हैं। इसके अलावा हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद असलम साहब मौजूद थे जो कि 1990 से इस म्यूज़ियम की देखभाल कर रहे हैं और जो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे चीज़ों के हवाले से, उनकी हिस्ट्री के हवाले से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि आज़ादी एक नेमत है और शायद हम इस नेमत की नाशुक्री इसीलिए करते हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए हमें ये मुल्क आज़ाद मिला था। आज़ादी की कीमत का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकते हैं जो कि आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान को वजूद में आए 76 साल हो गए और पाकिस्तान में बेहतरी की बहुत सी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये जिम्मेदारी आयद होती है हुक्मरानों पर। बहैसियत कौम हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको हमने पूरा करना है। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि मेरा वतन पाकिस्तान हमेशा आबाद रहेगा, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।